प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आपने गैंग्रीन कहानी को पढ़ा होगा और उसको सुना होगा। ये गैंग्रीन कहानी पहले गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसे बाद में रोज नाम से भी इसे परिवर्तित किया गया था। बड़ी चर्चित कहानी है गैंग्रीन। गैंग्रीन वस्तुतः एक बीमारी का नाम है, जिसमें व्यक्ति उस बीमारी से इतना असाध्य पीड़ित और परेशान हो जाता है कि उससे वह बीमारी से छुटकारा पाने के लिए उस अंग को काट देने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। अधिकांशतः पाँव में होती थी। तब किसी प्रकार का इलाज न होने पर पाँव को काट देने पर ही उस बीमारी से निजात मिलती थी। यह गैंग्रीन किस प्रकार एक मनुष्य के जीवन में और खास तौर से एक स्त्री के जीवन में किस प्रकार उसके घर की परिस्थितियां, उसकी रोज की यंत्रवत जीवन पद्धति किस प्रकार उसके जीवन में गैंग्रीन की तरह हो जाती है, इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। गैंग्रीन कहानी में मुख्यतः दो प्रकार के मूल तथ्य उभर कर सामने आए हैं। एक तो स्त्री के जीवन में जो यांत्रिकता के पारंपरिक जो तथ्य हैं वह, और दूसरा स्त्री जीवन की यंत्रणा। इन दोनों तथ्यों को आज हम देखेंगे। कहानी के एक भाग में ही मालती, इस कहानी में मूलतः मालती स्त्री पात्र है। कहानी के भाग में ही मालती की यंत्रवत जीवन की झलक मिल जाती है जब वह अतिथि का स्वागत केवल औपचारिक ढंग से करती है। अतिथि उसके रिश्ते का भाई है, जिसके साथ वह बचपन में खूब खेलती थी, पर वर्षों बाद आए भाई का स्वागत उत्साहपूर्वक नहीं कर पाती, बल्कि जीवन की अन्य औपचारिकताओं की तरह एक और औपचारिकता निभा देती। देखिए, जीवन में इतनी सारी यांत्रिकता आ जाती है जिसमें स्त्री अपने मन का चाहे कर पाए चाहे न कर पाए, बहुत बार उसको चीजें यंत्रवत करनी पड़ती है। उसके रिश्ते का भाई आया है, वह भी उसके लिए उत्साह और उमंग का संचार नहीं कर पाता और केवल औपचारिकता ही उसको निभाने में मजबूर होना पड़ता है। उसके व्यवहार में यंत्रवत कर्तव्य पालन का भाव झलकता है। हालांकि कर्तव्य पालन में कोई कमी छोड़ती हुई प्रतीत होती नहीं है। वह अतिथि के लिए हाथ का पंखा भी जलती है, पर उसकी कुशल क्षेम पूछने के उत्साह तक नहीं दिखाती। उसके जीवन में उत्साह नहीं है, तो व्यवहार में भी उत्साहहीनता और मात्र औपचारिकता है। बचपन की बातूनी लड़की शादी के 2 वर्षों बाद ही बुझकर मौन होगी। इस मौन को अतिथि भी परिलक्षित करता है, देख लेता है, जान जाता है। इसीलिए उसे कहानी के शुरू में ही लगता है कि उस घर में कोई काली छाया मंडरा रही है। काली छाया मंडराने का तात्पर्य कोई न कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जो उस घर में छा रही है, जो सभी व्यक्तियों का मूल जो स्वभाव है उसको डस रही है। यह काली छाया कहानी में कई स्थानों पर मंडराती देखी जाती है। हम देखते हैं मालती अतिथि से कुछ पूछती ही नहीं, अपितु उसके प्रश्नों का उत्तर ही बड़ी संक्षिप्तता से देती है। ऐसे लगता है जैसे इसमें कोई रुचि ही ना हो। उसमें अतिथि की कुशलता या उसके आने का उद्देश्य, अन्य समाचारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं दिखती। यदि पहले कोई उत्सुकता, उत्साह, जिज्ञासा, किसी बात के लिए उत्कंठा थी, तो वह 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद शेष नहीं रही। विगत 2 वर्षों में उसका व्यक्तित्व बुझ सा जाता है, जिसे उसका रिश्ते का भाई भांप लेता है। अतः मालती का मौन उसके दंभ या अवहेलना का सूचक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मालती उससे बात नहीं करती है, उसका अहंकार है या जानबूझकर उपेक्षा कर रही है। यह वस्तुतः वैवाहिक जीवन के उपरांत आने वाली उत्साहहीनता, नीरसता और यांत्रिकता का सूचक है। मालती ये इच्छा से नहीं कर रही। एक स्थल पर आप संवादों को देखें तो मालती ने अतिथि द्वारा पूछे गए प्रश्नों को केवल हाँ या ना में उत्तर देती है, 1 या 2 शब्दों से। ऐसा लगता है कि उसके जीवन पूरी तरह खाली है। मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का बच्चा अचानक उस समय तोड़ देता है जब वह सोते सोते रो पड़ता है। मालती अपने दूसरे कर्तव्य पालन के लिए बच्चों को संभालना दूसरे कमरे में चली जाती है, मानो वह कर्तव्य पालन के लिए बनी। बच्चे के बहाने दोनों का मौन टूटता है। जो अत्यंत संक्षिप्त बातचीत होती है वह भी केवल औपचारिक होती है, बच्चे को लेकर।
इस बातचीत में अतिथि उपस्थित होकर भी अनुपस्थित है। देखिए, वहाँ उपस्थित है लेकिन उनके संवादों से, बातचीत से ऐसा लगता ही नहीं है कि वह वहाँ खड़ा हो, क्योंकि उसके बारे में मालती कुछ नहीं पूछती। उसे लक्षित करके अतिथि जब पूछता है, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। मालती इसका उत्तर केवल से देती है। यह प्रश्नवाचक भी हो सकता है और विस्मयबोधक भी। वह वास्तविकता की स्वीकृति भी समझी जा सकती है, पर उसे अशिष्टता भी समझा जा सकता है। और उसकी प्रश्नवाचक हूं के पीछे सुनकर भी न सुनने का भाव हमें दिखाई देता है। सुनकर भी न सुनना एक प्रकार की जड़ता है। मालती के जीवन की जड़ता को इस व्यवहार से आप देख सकते हैं। बाह्य स्थिति और मनस्थिति के एक साथ अंकन में लेखक को बहुत बड़ी सफलता मिली है। कहानी के दूसरे भाग में मालती की मनस्थिति का कुशल अंकन हुआ है। अतिथि के सामने बैठी हुई मालती दूर कहीं अतीत में देख रही है। वह वर्तमान में सांस ले रही है, पर अतीत में जी रही है, क्योंकि वह उसके लिए और अधिक जीवंत और सरस था। वह अपने सुखद बचपन के सलोने क्षणों में खो गई थी। वह अतिथि को जड़वत देखती हुई अपने सुखद अतीत को लौटाने की मानो असफल कोशिश कर रही थी। इस मानसिक जड़ता को कहानीकार ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा। यह मानसिक जड़ता ही उसके शरीर की जड़ता और उसकी अनंत थकान में रूपांतरित हो गई। यह जड़ता न केवल शरीर पर भी प्रभाव डाल रही है, अपितु उसके मन पर भी प्रभाव डाल रही है। पति द्वारा दरवाजा खटखटाने पर भी वह हिलती नहीं है। दोबारा किवाड़ खटखटाने जाने पर उसको ध्यान आता है और वह दरवाजा खोलने जाती है। मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। कहानी की इस मोड़ पर कुछ महत्वपूर्ण घटित नहीं होता, पर मालती की मानसिक ऊहापोह, उसके अंतर्द्वंद्व की संक्षिप्त झलक अवश्य जान पड़ती है, जिसके संदर्भ में अतिथि के साथ उसके औपचारिक व्यवहार की समीक्षा की जा सकती है। पति द्वारा द्वार खटखटाए जाने पर मालती का न हिलना आवाज के न सुन पाने के कारण भी हो सकता है, पर यह शारीरिक जड़ता उसकी थकान का परिणाम है। शारीरिक जड़ता मन की जड़ता का ही दूसरा रूप है। मामूली निरर्थक सी घटना किसी गहरे अर्थ का बोध भी करा देती है। यह कहानी में इस मोड़ पर स्पष्ट हो जाता है। अतिथि का परिचय मालती के पति महेश्वर से होता है। दोनों का बातचीत का क्रम चलता है। यह विस्तृत संवाद रूप में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि उससे कहानी के कलेवर का विस्तार होता है और कथा संगठन में कसावट न रहती। और कहानीकार ने महेश्वर के नित्य कर्म का जो संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया है, उससे पता चलता है कि उसका जीवन किस प्रकार यंत्रवत है। वह रोज सवेरे डिस्पेंसरी चला जाता है, दोपहर का भोजन करने और कुछ आराम करने के लिए घर आता है, शाम को फिर डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। उसका जीवन एक प्रकार से ढर्रे पर चलता है, एक यांत्रिक जीवन की तरह। यंत्रणा पहाड़ के एक छोटे स्थान पर मालती का पति भी भोग रहा है। यांत्रिक जीवन के संत्रास के शिकार बड़े शहरों के ही लोग नहीं, पहाड़ के एकांत में शिकार मालती और महेश्वर भी। मालती के नीरस और एक ढर्रे पर चलते जीवन के चित्र कहानी के इस भाग में भी हमें दिखाई पड़ते हैं। अतिथि ने मालती से खाने के बारे में जब पूछा जाता है तब कहता है, तुम नहीं खाओगी, ये खा चुकी। तो उत्तर उसके पति ने यूं दिया, वह पीछे खाया करती है। कहानीकार ने इस टिप्पणी यहाँ जड़ी है। पति 2:30 बजे खाना खाना आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। यह एक दिन की बात नहीं है, रोज ऐसा ही होता है। मालती और उसके पति पर महेश्वर के जीवन में रोज सब कुछ एक जैसा ही होता है। बच्चे के रोने के बारे में पूछने पर मालती ने स्पष्टीकरण दिया, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा होता है। अर्थात बच्चे का रोना भी एक जैसा ही है। बच्चे को चुप कराने पर भी जब बच्चा रोता ही रहता है तो मालती ने उसे भूमि पर बिठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले। बच्चा चिड़चिड़ा हो गया इसलिए रोज रोता है। पर ये चिड़चिड़ापन मालती के स्वभाव का भी अंग बन गया है, जो उसके व्यवहार और शब्दों में भी झांक रहा है। यह चिड़चिड़ापन मालती के उदास, यांत्रिक, उब भरे जीवन का परिणाम है।
जिसे कहानीकार ने बड़ी कुशलता से अंकित किया। 3 बजने पर मालती ने थकी हुई सांस लेकर कहा, 3 बज गए, 4 बजने, 5 बजने और क्रमशः रात के 11 बजने पर भी वह इसी प्रकार गहरी थकी सांस लेकर इतने उतने बजने की बात अपने आप से कहती। लगता है वह प्रत्येक घंटा गिनती रहती है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा है। 1 घंटा बीतने पर उसे लगता है, चलो एक मनहूस घंटा तो बीता। घर में नौकर नहीं है तो बर्तन मांजने का काम भी रोज मालती को ही करना पड़ता है। पर बर्तन मांजने के लिए पानी चाहिए तो रोज ही वक्त पर आता नहीं। मालती के कथन में कितनी विवशता है। रोज ही ऐसा होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। पानी की अनियमित आपूर्ति का क्रम भी रोज वैसा ही है। उस घर में बच्चे का रोना, मालती का बर्तन मांजना, उसके द्वारा प्रत्येक घंटे की गिनती करना, महेश्वर का सुबह शाम 2 वक्त डिस्पेंसरी जाना, पानी का रोज अनियमित रूप से आना, सब कुछ एक जैसा लगता है। अतिथि तो मालती के घर में कुछ वर्षों बाद कुछ समय के लिए आया है, पर अतिथि को लगता है उस घर में कोई काली छाया मंडरा रही है। उसे अनुभव होता है इस घर पर जो छाया गिरी है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश कर लेगी। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे ये घर वैसे ही मालती। लगता है कि अतिथि भी उसी काली छाया का शिकार हो गया है जो उस घर पर मंडरा रही थी। कहानी इस स्थल पर मालती के अंतर्द्वंद के साथ अतिथि का अंतर्द्वंद भी चित्रित हुआ है। इस कहानी का एक और बहुत बड़ा तथ्य स्त्री की जो सामाजिक स्थिति है वह भी बड़ी मार्मिक है। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर के डिस्पेंसरी से घर लौटने के बाद की स्थितियों का अंकन है। महेश्वर सूचना देता है कि अस्पताल में रोज एक सा डर रहा है। हर दूसरे चौथे दिन वहां गैंग्रीन का रोगी आ जाता है, जिसकी टांग काटने की नौबत आ जाती है। मालती पति पर व्यंग्य करती है, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। मालती अपने जीवन की नीरसता को प्राय चुपचाप सहती रहती और पति से उसकी बातचीत भी कम होती। पर सरकारी अस्पताल की दुर्दशा और रोगियों के मरने के प्रसंग को लेकर पति पर किए गए उसके व्यंग्य उसकी संवेदनशीलता और जिजीविषा का पता बताते हैं। कांटा लगने पर गैंग्रीन होना और उसके होने पर टांग का ऑपरेशन, यहाँ तक कि टांग का कटना, अस्पताल में रोगियों का मरना, सब कुछ नित्य कर्म की तरह चलता रहता है, जिसे झेलना महेश्वर की नियति है। पर इस कहानी में महेश्वर की जड़ता, उबाहट, एक रसता का अंकन गौण रूप में ही हुआ है। मुख्य रूप से मालती के नीरस यांत्रिक जीवन की त्रासदी को ही कहानीकार ने उभारा है। कहानीकार की दृष्टि का केंद्र मालती और उसके जीवन की जड़ता ही है। यद्यपि महेश्वर के नित्य कर्म और यांत्रिक जीवन की झलक भी उसमें मिल जाती है, लेकिन महेश्वर के अतिरिक्त मालती का जीवन ही इसमें कहीं न कहीं केंद्र में है। उसके जीवन का एक और अभाव उजागर होता है, वह है अखबार का अभाव। अखबार उसे बाहर की दुनिया से जोड़ने का काम कर सकता है, पर वह उससे भी वंचित है। लेखक याद कर रहा था, मालती बचपन में ही पढ़ने में बहुत कटती थी। पिता ने उसकी इस आदत को बदलने के लिए एक दिन पुस्तक ला कर दी और कहा, इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी है या नहीं, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी। वह नित्य उसके 10 पन्ने 20 पन्ने फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। इस प्रकार इससे पता चलता है कि जीवन की जड़ता के बीच भी मालती में कुछ जागरूकता, कुछ जिज्ञासा और जीवन जीने की इच्छा बची हुई है। इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से भी ऐसा लगता है कि वे इस घुटन भरी जिंदगी से निकलना चाहती है। कहानी का मुख्य स्वर चुनौती की बजाय मालती द्वारा जीवन के किए गए समझौते हैं। इस प्रकार यह लगता है रोज नारी की चुनौती की बजाय उसके समझौते और सहनशीलता की कहानी है। वह सब कुछ सहकर भी गृहस्थ की गाड़ी धकेलती रहती है। धन्यवाद।